ऑपोजिशन का दुश्मन और साहब का रखवाला। मैं हूं दल्ला चुसात पाठशाला वाला। आज हमारे बीच में है मंत्री जी चिराग आसवान जी। आज हम इनसे बहुत सी जली कटे और सांप्रदायिक सवाल पूछेंगे। तैयार रहिए, फिर से जहर खोल रहा हूं, अच्छे से पीजिएगा। तो आसवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस दलालों के शो में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इन दिनों ईद में जो माहौल बन रहा है कि प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, छत में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और कोई ज्यादा जहरीले हैं वो तो उस दिन अपने स्टेट में छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं ईद उल फितर की। तो मेरा आपसे सवाल है कि देश आखिर ये सब चीज रिजर्व करता है कि नहीं करता है, और ये सब हो रहा है तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए चुसान जी, आप जो ये पूछ रहे हैं ये सब फालतू की बातें हैं। इससे देश की तरक्की का किसी को भी 1 रुपए का फायदा नहीं होना इस चीज से। समझ रहे हो आप इस बात को? मेरा यही मानना है कि इससे बड़े बड़े मुद्दे हमारे देश में है, बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे देश में है, उसके लिए हमें चर्चा करनी चाहिए। चाहे वो आपका स्टूडियो हो, वहां पर हमारी चर्चा होनी चाहिए, चाहे संसद हो, वहां पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन सब चर्चाओं को ढकने के लिए, हमारी अव्यवस्था व असफलताओं को ढकने के लिए ही ये सब मुद्दे लाए जाते हैं। अरे सैकड़ों सालों से ये चीज चल रहा है। कितने ही धार्मिक आयोजन सड़कों पे होते हैं, घंटों घंटों का जाम होता है, चाहे विसर्जन हो चाहे कुछ भी हो, भंडारे लगे जाते हैं, कई शादियों की बारातें निकल जाती हैं, घंटों घंटों जाम होता है वो सड़क, तब किसी को एम्बुलेंस में दिक्कत नहीं होता। आधा घंटा पौन घंटा अगर कोई मुसलमान भाई वहां पर नमाज पढ़ रहा है जगह के अभाव में, तो क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा उससे? सैकड़ों सालों से तो चल रहा है, किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, अचानक ये सब चीज कैसे होने लग गया? बताइए मुझको। अरे हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, चर्चा इसकी होनी चाहिए। हमारे देश में महंगाई कमर तोड़ है, टैक्स टेररिज्म चल रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होता। आपने मुझे एक मंत्री की हैसियत से यहाँ पर बुलाया है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए था मुझसे कि आप 1 साल 1.5 साल से जो मिनिस्ट्री में है, उस मिनिस्ट्री में क्या किया आपने, क्या आपकी कमी है, क्या आपका प्लस है, क्या आपका माइनस है। ये सब आपको मुझे पूछना चाहिए और मुझ पर दोष लगाना चाहिए, मेरा क्रिटिसाइज करना चाहिए आपको मुझे कि आपने ये नहीं किया। आप अब स्टूडियो में बुलाकर ये पूछ रहे कि नमाज नहीं पढ़ने दिया, छुट्टी नहीं दिया, ये लेवल हो गया यहाँ पर आने वालों का। ये पूछा जाएगा हमसे? हम एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं, हमारी जो जवाबदारी, उस जवाबदारी में हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं, आपको ये पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको पूछना है कि नमाज पढ़ने में दिक्कत है कि ये नहीं है। अरे नेताओं को फायदा है इसमें, किसी को फायदा नहीं है, सिर्फ नेताओं को फायदा है, और आपको भी थोड़ा सा फायदा है, क्योंकि नेता जो खाएंगे इन सब की आड़ में, जो टैक्स का पैसा, जो काम का पैसा, जो तरक्की का पैसा जो नेता खाएंगे, उसके बाद जब वो सुबह संडास जाएंगे तो जो संडास में जो निकलेगा ना, उसी के टुकड़े टुकड़े करके आप लोगों को बांटा जाता है और आप उसी में खुश हो जाते हो। आप अपने नेता के लिए गू खाने को तैयार है आप लोग, तो कहां से पूछोगे मुद्दों की बातों को? ये सब बेमानी है। मेरा धर्म और मेरी धार्मिकता ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं भी इफ्तारी में जाता हूँ, ऐसे ही तिलक लगा के जाता हूँ, वहां पर तो मुझे कोई नहीं बोलता कि तिलक के बिना आप अलाउड होंगे, तिलक के बिना आप अलाउड नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। या मैं अब वहां जाने के लिए अपने इस तिलक को हटाकर जाना मैं जरूरी नहीं समझता। आपको खुश करने के लिए या आपके आस्था में मैं शरीक होने के लिए अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा ना। तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को क्या मिर्ची लगते रहती है बार बार? पिछले 11 सालों में एक एपिसोड बेरोजगारी के ऊपर आपने किया है, महिला सुरक्षा पर किया है, इस बढ़ती महंगाई, टैक्स टेररिज्म पर एक एपिसोड आपने किया है? नहीं किया है। पाठशाला लेकर आते हैं, पता नहीं कौन सा ज्ञान है आप में, चूतियों की पाठशाला है वो। सीधी सी बात, मंत्री होकर गलत बोल रहा हूं, लेकिन है, जो उसे देखता है वही है वो, क्योंकि तुम वही हो। पाठशाला साले खुद, मैं आज के जमाने का एक पढ़ा लिखा लड़का हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को परेशान करने से देश की तरक्की हो सकती है। लेकिन आप भी एक पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको तो चाटना है, आपको तो हराम का खाना है, इसीलिए आपको मुसलमानों से तकलीफ है, दिखाना पड़ता है बार बार। मेरे पिता ने विरासत छोड़ी, राजनीतिक विरासत छोड़ी, लेकिन जनता ने ही तो मुझे चुन के भेजा है। तो मैं जनता की सोचूंगा कि तुम्हारी चाटने की सोचूंगा? है बताओ, कुछ भी, मतलब माइक मिल गया कुछ भी बोलोगे तुम। तो सुशांत जी, ये चाटना काटना बंद कीजिए, थोड़ा सा पत्रकारिता अपने अंदर का जगाइए। जो मर चुका है थोड़ा पानी मार के जगाइए, ऑक्सीजन दे के जगाइए, वेंटिलेटर में डाल के जगाइए, लेकिन थोड़ी सी पत्रकारिता अपने अंदर की जगाइए और इस देश का भला कीजिए। वरना ये तो झोला उठाकर चले जाएंगे, इनके पार्टी के नेता लोग अपने अपने बच्चों के साथ विदेश निकल जाएंगे। आप भी थोड़ा बहुत पैसा आपके पास भी, अच्छा खासा पैसा आपके पास है, आप भी अपने बच्चे को लेकर उड़ जाओगे दूर देश से बाहर, लेकिन मर कौन जाएगा?
वही हिंदू जिसको आप भड़का रहे हो मुस्लिमों के खिलाफ, वही मुसलमान जिसके बीच में आप हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ रहे हो, ये देश मर कट के मर जाएगा और आप लोग फायदा लेकर इस देश को छोड़ के चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो महंगाई से जूझ रहे, बाकी चीजों में क्यों हिंदू मुसलमान नहीं करते, महंगाई में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करते आप, बेरोजगारी में क्यों हिंदू मुसलमान नहीं करते? इतना ही हिंदू हितैषी है ये सरकार तो हिंदुओं को रोजगार दे दो, हम तो मना नहीं करते। इतना ही हिंदू हितैषी है ये सरकार तो हिंदुओं के लिए महंगाई कम कर दो। उसमें तो सेक्युलर है, सबके ऊपर टैक्स का बोझ है, सबके ऊपर बेरोजगारी है, सबके महिलाएं चाहे हिंदू हो मुस्लिम सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें तो बड़ा सेक्युलर है आपकी सरकार। अरे लेकिन आप ही के सहयोगियों ने ये आदेश जारी किया है बॉस, आप ही के सहयोगी जिसके सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं और आप अपने ही सहयोगी सरकार के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, यह शोभा देता है आपको? ठीक है, हमारे ही गठबंधन की सरकार है, लेकिन मैं अपनी सरकार के समर्थन में नहीं हूं। मतलब आप अपने सहयोगियों से सहमत नहीं है जो ये सब कर रहे हैं। क्यों सहमत नहीं है आप? जब साहब सहमत है, सब सहमत है, हम गोदी मीडिया सहमत है, आप क्यों सहमत नहीं है? ज्यादा आ रहा है क्या आपको? है सरकार में मंत्री रहने के लिए रहना है आपको? मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं, संघर्ष करना मालूम है, मेहनत करना मालूम है, फिर से गिर के उठना मालूम है। लेकिन तुम दलालों का क्या, ये सरकार चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा है तुम लोगों ने? है मैं तो जी लूंगा, मैं तो संघर्ष करके मेरी जनता मुझे वापस संसद भेज देगी, मैं संघर्ष करके आगे बढ़ने की काबिलियत रखता हूं, आज का नौजवान हूं। लेकिन आप लोगों का क्या होगा, कभी सोचा है? दलाली करते रहोगे, फिर दूसरे पार्टी की दलाली करोगे, जिंदगी दलाली करते निकालोगे। तुम्हारे बच्चों को पैसा तो मिल जाएगा, इज्जत एक मुट्ठी भर कौड़ी भर की इज्जत नहीं मिलेगी तुम्हारे बच्चे लोग को, जीवन भर तुमको गाली देंगे। मेरे बच्चे मुझे कम से कम आज इस इंटरव्यू के बाद तो गाली नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात कही है आपने। अबे बड़ी बात नहीं, सही बात कही है मैंने रे दल्ले। नेताओं के जूठे को चाट कर जीना बंद कीजिए और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आदर्श बनने की कोशिश कीजिए। इसीलिए पत्रकारिता कीजिए, दलाली बंद कीजिए, समझ रहे हैं? दो कौड़ी के दलाल। हाँ, ठीक है, तो हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। पहले ही सवाल में इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि कार्यक्रम बंद करना पड़ रहा है। मैं अभी बैक स्टेज जाकर मोटा भाई को फोन करूंगा कि ये क्या चल रहा है बॉस आपकी पार्टी में। एक तरफ आपका एक सीएम बोलता है कि हम छुट्टी नहीं देंगे ईद में, एक सीएम बोल रहा है कि छत में भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, और आपके साहब सौगाते गोदी लेकर जा रहे हैं। तो आप लोगों में के बीच में क्या बन नहीं रहा, क्या मनमुटाव चल रहा है, क्या चल रहा है बॉस? ये सब जाके मैं पूछूंगा, और बिना तैयारी के अपने मंत्रियों को मत भेजा कीजिए, ये भी कहूंगा, ठीक है? तो हम चलिए आदेश लेते हैं। जब तक जीवित हूं दलाली करूंगा और आपकी ऐसी तैसी करूंगा और अपनी झोली भरूंगा।